हेलो दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके अपने द क्विक शो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं रीजनिंग का टॉपिक कथन और निष्कर्ष, जिसके मोस्टली क्वेश्चंस बच्चे एग्जाम में गलत करते हैं और यदि सही हो भी जाते हैं तो 100% श्योर नहीं होते कि ये क्वेश्चन मेरे सही होगा या गलत। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि जब कभी भी इस टॉपिक के क्वेश्चंस आप एग्जाम में करोगे तो 100% एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस के साथ सही करो। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, कुछ शॉर्टकट्स हैं, कुछ टिप्स हैं और कुछ ट्रिक्स हैं। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी जो आपको इस क्वेश्चन में 100% एक्यूरेसी देगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में चीजें बता दूं। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं एज ए अकाउंटेंट ऑफिस ऑफ सीजी दिल्ली में वर्किंग हूँ और मैंने काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किए हुए हैं और मुझे कंपटीशन के क्षेत्र में 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को शुरू फटाफट। दोस्तों, ऐसे जितने भी हमारे टॉपिक हैं वो एनालिटिकल रीजनिंग में आते हैं, ठीक है। तो हम सीखने वाले हैं कथन और निष्कर्ष, कथन और अनुमान, कार्यवाही का क्रम और कारण और प्रभाव। इन चार में से कोई सा ना कोई सा क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे पार्ट 1 यानी कथन और निष्कर्ष की, और बाकी के पार्ट हम कवर करेंगे आने वाली अगली वीडियोस में, ठीक है। तो ये सब वो चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन अटेंड करने से पहले दिमाग में रखनी है, ठीक है। नंबर 1 क्या? सच्ची धारणाओं की तलाश मत करो। किसी उम्मीदवार के लिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन में ही दी गई जानकारी ही एकमात्र आवश्यकता है, कोई धारणा नहीं बनानी है। इसका मतलब है कि जो चीजें आपको दी गई हैं कथन में, सिर्फ आपको उन्हीं से ही निष्कर्ष निकालना है, अपने दिमाग नहीं दौड़ाना है। एग्जाम्पल लेकर मैं आपको जैसे समझाऊं, तो मान लो मैं एक कथन बोलता हूं कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका निष्कर्ष क्या ये हो सकता है क्या कि सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक लगाए हैं? आप बोलोगे हाँ, सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट भी खेलता है, उसने 100 शतक भी लगा रखे हैं। लेकिन भाई साहब एक चीज बताओ, मैंने कथन क्या बोला? मैंने कथन में सिर्फ ये बोला कि जो सचिन तेंदुलकर है वो अच्छा क्रिकेट खेलता है। मैंने ये कहाँ बोला इसमें कि ये 100 शतक बना लिया इसने या इसने इतने रन बना लिए। वो तो आपने रियलिटी सोच ली, आप सच्ची धारणाओं पे चले गए। तो इसमें यही तो बोला है कि सच्ची धारणाओं की तलाश नहीं करनी है, आपको जो कथन में दिया जाए सिर्फ उसी का ही निष्कर्ष निकालना है, वही सच समझना है, ठीक है। तो इसमें सच क्या था? इसमें सच था कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। बस मुझे नहीं अजम्पशन लगाना एक्स्ट्रा कि वो 100 शतक लगा चुका है या उसने बहुत सारे रन बना लिए, ठीक है। तो कुछ फालतू नहीं सोचना है। नेक्स्ट आता है, याद रखें कि धारणा हमेशा अनिश्चित और सकारात्मक होती है। तो आप जो भी निष्कर्ष निकालें कोशिश करें कि वो पॉजिटिव रहे, यानी सकारात्मक रहे, कोई आप नेगेटिव चीजें ना निकाल लो उसमें, ठीक है। नंबर 3 पर आता है, कोई भी धारणा जो विज्ञापन, नोटिस और अपील का संदेश दे रही है वह धारणा हमेशा सत्य होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर कोई कंपनी विज्ञापन दे रही है या नोटिस दे रही है या सरकार आपसे किसी चीज की अपील कर रही है, तो उसका संदेश क्या है? कंपनी अगर विज्ञापन दे रही है तो वो विज्ञापन क्यों दे रही है मेरे को बताओ। वो विज्ञापन दे रही है ताकि हम विज्ञापन अगर लोगों को दिखाएंगे तो हमारा सामान ज्यादा बिकेगा। इसका मतलब उनका पॉजिटिव इंटेंट है कि हाँ, विज्ञापन देने से सामान ज्यादा बिकेगा। और अगर कोई आपको नोटिस दे रहा है तो वो क्यों नोटिस दे रहा है? अगर मान लो कि आपने बिजली का बिल टाइम से नहीं भरा और आपके घर नोटिस आ गया सरकार का, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि आप वो नोटिस पढ़ो और उस पर कार्यवाही करो और अपना पेमेंट जमा करो, ठीक है। मतलब सरकार यही तो सोचेगी, वो ऐसे थोड़ी सोचेगी कि मैं आपको नोटिस भेज रहा हूं और आप बिजली का बिल जमा नहीं करोगे। समझ रहे हो? तो निगेटिव नहीं जाना है। और अगर अपील हो रही है आपसे, मान लो हम अपील कर रहे हैं कि आपको शांत बैठना है, तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप शांत बैठेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे अपील भी कर रहा हूं और मैं ये भी सोच रहा हूं कि आप शांत नहीं बैठेंगे। समझ रहे हो? नेक्स्ट आता है, एक धारणा जो समाज कल्याण, सकारात्मक और सरकारी नीतियों के बारे में बात कर रही हो वह धारणा हमेशा सत्य होगी। मान लो सरकार कोई योजना लाई, आयुष्मान भारत। वह योजना, मतलब वो योजना सरकार क्यों लाई? ताकि पब्लिक उसका फायदा उठा पाए, ठीक है। तो आप जब उसका निष्कर्ष निकालो तो
तो आप हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष ही निकालो। आप ये ना सोच लो कि भाई इस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड वाले का इलाज तो फ्री में नहीं होता है, इस वाले में होता है, और अगर इसमें होता है तो ये पैसे लेके करते हैं। तो भाई वो निष्कर्ष नहीं निकालना है, समझ रहे हो? आपको हमेशा पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकालना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यदि कोई धारणा अतीत और भविष्य के बारे में बात कर रही है तो वह धारणा हमेशा गलत होगी। ठीक है, इसका मतलब है आपको पीछे का नहीं, आपको कोई कथन अगर दिया गया है तो आप पास्ट में चीजें रख के नहीं सोचोगे और ना ही भविष्य के लिए सोचोगे। अगर मैं ये चीज आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो मैं बोल रहा हूं एक कथन कि सचिन तेंदुलकर एक अच्छा क्रिकेटर है, तो आप क्या ये बोलोगे कि सचिन तेंदुलकर भविष्य में या आगे चलकर 100 शतक बनाएगा, या आप ये बोलोगे कि सचिन तेंदुलकर 100 शतक बना चुका है? नहीं ना। तो इसका मतलब पास्ट यानी अतीत और भविष्य के बारे में कोई चीजें नहीं बतानी है, आपको कोई धारणा निकालनी ही नहीं है, ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकालना है, समझ रहे हो? तो आपको जो कथन दिया जाएगा सिर्फ उसी पे फोकस रखना है, समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट आता है, यदि कोई धारणा सुझाव, आदेश, अनुरोध जैसे शब्द दिखाती है तो हमेशा सत्य होगी। अगर मान लो मैं आपको कोई सुझाव दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं मान रहा हूं कि आप वो सुझाव मानेंगे। अगर मैं आपको आदेश दे रहा हूं इसका मतलब मैं सोच रहा हूं कि आप उस आदेश का पालन करोगे, समझ रहे हो? तो आप निगेटिव नहीं सोच सकते कि इसने आदेश दे दिया मैं तो मानूंगा ही नहीं। अगर मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं इसका मतलब मैं सोच रहा हूं कि आप इस अनुरोध को मानेंगे और जो मैं बोल रहा हूं वो करेंगे। ठीक है, तो आप हमेशा कुछ गलत नहीं सोचेंगे, हमेशा सत्य ही सोचेंगे, यानी सकारात्मक सोचेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, यदि इस्तेमाल किए गए शब्द, इस्तेमाल किए गए शब्द का मतलब है आपको जब कथन में ये शब्द दी जाएंगे, अनेक, कुछ, सब, बहुत, सबसे, तो धारणा हमेशा वास्तविक होगी। ठीक है, इन शब्द को हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे आगे चल के जब क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने डाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूं तो यदि केवल, सभी, क्यों, क्या, ये, लेकिन, निश्चित रूप से जैसे शब्द जब कथन में मिले तो धारणा हमेशा गलत होती है। जैसे ये बोल दूं कि कुछ लोग आम खाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कुछ लोग केवल आम ही खाते हैं, नहीं, वो कुछ और भी खा सकते हैं, समझ रहे हो? हम जब प्रैक्टिस करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में तो आप समझ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन मैंने रखे हैं। ठीक है, तो हमारा लास्ट पॉइंट आता है, तुलना हमेशा गलत होती है। तो आपको किन्हीं भी कथन को लेकर तुलना नहीं करनी है निष्कर्ष निकालते समय। जैसे अगर मैं बोल दूं कि चाइना ने बुलेट ट्रेन चलाई और उनकी इकोनॉमी बहुत ऊपर चली गई, तो अगर मैं आपको निष्कर्ष में दूं कि अगर भारत भी बुलेट ट्रेन चलाए तो उसकी इकोनॉमी भी बहुत ऊपर चली जाएगी, तो आप ये सही करोगे कि गलत करोगे? ये गलत निष्कर्ष होगा, क्योंकि हम किसी चीज को लेकर किसी की तुलना नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो आपको तुलना बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है सिर्फ उसी पे फोकस रखना है, उसी के बारे में सोचना है। तो चलिए इन 9 के 9 पॉइंट को हम इंप्लीमेंट करते हैं आने वाले क्वेश्चंस में। मैंने प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चंस उठाए हैं और मैं आशा करता हूं कि 30 क्वेश्चंस इनफ है आपको प्रैक्टिस कराने के लिए और आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। हमारा कथन ये है, आप एक बात दिमाग में डाल लो कि जब इसको अटेम्प्ट करेंगे तो कथन हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में कथन नहीं पढ़ना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि तुरंत कथन पढ़ते ही निष्कर्ष निकालने पहुंच गए, पहले कथन को समझ लो। जैसे नैना सुनीता की ओर देखती है, नैना सुनीता की ओर देखती है और उसकी सुंदरता की तारीफ करती है। ठीक है, मतलब नैना ने सुनीता को देखा और उसकी सुंदरता की तारीफ की कि तुम बहुत अच्छी हो, ऐसा वैसा। ठीक है, अब निष्कर्ष पे हम पहुंचे तो सुनीता नैना से अधिक सुंदर है, पहला। दूसरा है नैना सुनीता के पहनावे के ढंग से प्रभावित है। एक बात बताओ, इसमें कहीं ऐसा लिखा है कि सुनीता नैना से सुंदर है या नैना सुनीता से ज्यादा सुंदर है? नहीं ना, इस कथन में कोई ऐसी जानकारी नहीं, इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत हो गया। अब एक बात बताओ, दूसरा निष्कर्ष क्या बोलता है कि नैना सुनीता के पहनावे के ढंग से प्रभावित है। तो आप एक बात बताओ, इसमें कहीं लिखा है सुनीता ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं या ऐसा कुछ पहनावा वाला? नहीं ना, इसका मतलब तुम्हें अपने दिमाग कुछ नहीं लगाना है, खत्म मामला, दोनों निष्कर्ष नहीं निकलेंगे क्योंकि इस कथन से ये निष्कर्ष का कोई लेना देना है ही नहीं। समझ गए? तो हमारा आंसर हो जाएगा न तो 1 न तो 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है लेखपाल के पेपर में 2019 वाले में। ठीक है, हमारा कथन कहता है वकील गोरी लड़कियों से शादी करते हैं, शोभा बहुत गोरी है। ठीक है, हमारा निष्कर्ष क्या है
निष्कर्ष नंबर 1 कहता है कि शोभा की शादी एक वकील से हुई है। दूसरा निष्कर्ष हमारा कहता है कि शोभा की शादी किसी वकील से नहीं हुई है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस कथन में कहीं लिखा है कि शोभा ने शादी की वकील से या नहीं? अरे जब नहीं लिखा तो हमारे कथन सही कैसे हो सकते हैं भाई? हमें पता ही नहीं कि की है कि नहीं। हमें तो सिर्फ इतना दिया गया है कि वकील गोरी लड़कियों से ही शादी करते हैं और शोभा बहुत गोरी है, बस। इससे मैं ऐसा थोड़ी बोल दूंगा कि भाई शोभा ने शादी कर ली वकील से या शोभा ने शादी नहीं की वकील से। हो सकता है कर ली, हो सकता है नहीं करी हो। तो हो सकता का मतलब है हम अजम्पशन लगा रहे हैं, एक धारणा बना रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो अनुमान वाले क्वेश्चन हम अनुमान वाले टॉपिक में करेंगे। यहाँ है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष सिर्फ कथन को देख कर ही निष्कर्ष लगाना है, ना कि अपना अनुमान लगाना है। समझ रहे हो? तो इसका आंसर होगा न तो 1 न तो 2, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो एसएससी ने पूछा है सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में 2019 में। तो इस कथन में बोला गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच मैच में 50 ओवरों में 350 रन बनाए गए, ठीक है। और मैन ऑफ द मैच एमएस धोनी ने मैच में 175 रन बनाए, ओके। मतलब कुल मिला के 350 रन बने 50 ओवर में और एमएस धोनी ने 175 रन बनाए, है ना। तो अब निष्कर्ष नंबर 1 कहता है कि 50% रन कप्तान द्वारा बनाए गए थे और निष्कर्ष नंबर 2 कहता है आधे रन स्पिनरों ने बनाए हैं। भाई एक बात बता, स्पिनर की तो यहाँ बात ही नहीं हुई इस कथन में, तो स्पिनर वाला तो कथन वैसे ही कट गया, यानी ये निष्कर्ष तो हो नहीं सकता। अब आप में से मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, इसको टिक मार के निकल लेंगे। कैसे? आपको पता है कि 350 रन बने और आधे यानी 175 रन यानी 50% रन एमएस धोनी ने बनाए हैं और एमएस धोनी तो कप्तान है भाई, है ना। आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सही कर दोगे तो ये सही कर दोगे, लेकिन नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे ये तो पता है मैन ऑफ द मैच मिला एमएस धोनी को और धोनी ने 50% रन भी बनाए, लेकिन क्या वो कप्तान है? वो रियल में तो कप्तान है, लेकिन इस कथन के अनुसार कप्तान नहीं है ना भाई साहब। बताओ, इसमें बोला गया है कि वो कप्तान है? नहीं। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ चीजें नहीं सोचनी है, आपको जो चीजें कथन में दी गई है वही सोचना है। समझ रहे हो? सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर लेते, क्योंकि जब तक हमें चीजें नहीं दी गई तो जो रियलिटी है उस पर हम नहीं जाएंगे। समझ रहे हो? जो कथन है सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। तो हमारा इसमें भी होगा आंसर न तो 1 न तो 2, इनमें से कोई सा अनुसरण नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो यूपी ट्रिपल लेखपाल 2019 के पेपर में आया है, कथन कहता है राष्ट्रीय एकीकरण आवश्यक इसीलिए है क्योंकि भारत में विविधताएं हैं। एकीकरण का मतलब क्या होता है पता है? कि देश को एक करना। मतलब कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, मैं सीधे समझाता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब हमारा देश आजाद हुआ तो हैदराबाद की सल्तनत और जम्मू कश्मीर की सल्तनत और काफी सारी सल्तनत को भारत में मिलाया, यानी उनका एकीकरण कर दिया, ठीक है। समझ गए? यानी काफी चीजें जो अलग अलग बिखरी हुई हैं वो अपने देश में मिला ली, तो एकीकरण हो गया। और विविधताओं का मतलब है भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, तो समझ रहे हो, हर कोई नागरिक अपने हिसाब से काम करता है, अपने स्टेट के हिसाब से काम करता है। समझ रहे हो? ये बोला गया। निष्कर्ष नंबर 1 क्या कहता है? भारत विविध संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं वाला देश है। अरे हाँ, उसने यही तो बोला है। ये देखो इस वाली लाइन में क्या है, भारत में विविधताएं हैं। तो पहले निष्कर्ष में तो वही बोल रहा है, इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 1 तो सही हो गया। भारत में विविधताएं हैं ना भाई, अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग लोग त्योहार मनाते हैं, भाषाएं बोलते हैं, अपने मेले मनाते हैं, तो बहुत सारी चीजें वो अलग अलग तरीके से करते हैं, तो विविधताएं तो है और वो यही निष्कर्ष में बोल रहा है। इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 1 तो सही है। निष्कर्ष नंबर 2 हमारा क्या है? हमारा राष्ट्र एक विखंडित राष्ट्र है। विखंडित का मतलब है टूटा हुआ। अरे टूटा हुआ तो तब था जब हमारे सल्तनत अलग अलग थी, और विखंडित की बात इसमें की भी नहीं गई है कथन में। इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 2 गलत। तो हमारा आंसर हो गया केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो आरआरबी एलपी 2018 के एग्जाम में आया था, कथन हमारा कहता है कि पिछले साल भारत में कुल दुर्घटनाएं की संख्या इतनी थी जिसमें इतने यातायात से संबंधित मौतें हुई थी। ठीक है, तो आप एक काम करिए, वीडियो को कर लीजिए पॉज और अपने आप बताइए मुझे कि निष्कर्ष कौन से निकलेंगे। ठीक है, आई होप आपने निष्कर्ष निकाल लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके निष्कर्ष सही हैं या गलत हैं। हमारा पहला निष्कर्ष है कि कुछ यातायात दुर्घटनाएं घातक थी, और निष्कर्ष नंबर 2 दिया गया कि इतनी अधिक संख्या के लिए सड़क की खराब हालत भी जिम्मेदार थी। हाँ, इतना तो हम बोल सकते हैं कि यातायात से संबंधित मौतें हुई हैं
तो इसका मतलब यातायात दुर्घटनाएं। घातक का मतलब क्या है, जान का जोखिम या घातक मूवी? अरे नहीं, घातक मूवी नहीं, जान का जोखिम, ठीक है, घातक। तो एक बात बताओ, जब लोग मर ही गए यातायात में तो घातक तो थी। इसका मतलब निष्कर्ष 1 तो पहले डायरेक्ट सही निकल रहा है। अब निष्कर्ष नंबर 2 में बोला गया सड़क की खराब हालत जिम्मेदार है। अरे इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे कथन में कहीं बोला गया है क्या कि खराब हालत है सड़क की? नहीं ना, तो मैं ये वाला निष्कर्ष तो निकाल ही नहीं सकता। अपना दिमाग नहीं चलाऊंगा कि हाँ सड़क खराब चल रही है भाई इसलिए मर जाते हैं लोग। अपने गांव में, अपने शहरों में देख लो, तो सड़क टूटी हुई है कि लोगों की दुर्घटना हो रही है तो इसीलिए हो रही है। अरे वो ऐसा हो रहा है क्योंकि वो रियलिटी में ऐसा है वहां, लेकिन इस कथन में नहीं है ना, कथन में तो नहीं दिया गया। इसका मतलब केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आरआरबी एलपी 2018 में पूछा गया था। ये भी कथन हमारा है, दहेज के लिए दुल्हन को जलाने के मामले असामान्य नहीं है। अब आपको क्या करना है, आने वाले क्वेश्चंस में वीडियो को रोकेंगे और अपना निष्कर्ष निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि आपने सही किया कि गलत किया, ठीक है? उससे क्या होगा, आपके हाथों हाथ प्रैक्टिस चलती रहेगी। समझ रहे हो? तो चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष है, दहेज विरोधी कानूनों के बावजूद कुप्रथा जारी है। निष्कर्ष 2 कहता है, संबंधित पक्ष को दी गई सजा पर्याप्त नहीं है। देखो, जो सीधा सीधा कट रहा है ना वो तो पहले काट दो, बाद में दिमाग लगाएंगे। एक बता दो, सजा सजा के बारे में कुछ बात चली है क्या यहाँ? नहीं, तो भाई ये वाला निष्कर्ष तो हो नहीं सकता। अब निष्कर्ष नंबर 1 के बारे में सोचते हैं। दहेज विरोधी कानूनों के बावजूद कुप्रथा जारी है। इसका मतलब है इस वाले निष्कर्ष का कि ये जो कुप्रथा है, दहेज प्रथा, वो अभी भी चल रही है। हाँ, कि हमारा कथन ये बोलता है दहेज के लिए दुल्हन को जलाने के मामले असामान्य नहीं है। मतलब असामान्य नहीं है, वो मामले अभी भी चल रहे हैं। इसका मतलब ये कुप्रथा जारी है या नहीं है? इसका मतलब है निष्कर्ष नंबर 1 हमारा सही है। तो निष्कर्ष नंबर 1 हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कथन कहता है, अधिकांश अधिवक्ता परिश्रमी और मनोज अधिवक्ता है। ठीक है, तो आपने वीडियो पॉज की होगी और अपना निष्कर्ष निकाल लिया होगा और लास्ट में कमेंट में जाके लिखिए कि मेरे इतने में से इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, जिससे मुझे ये पता लग जाए कि मैं आपको अच्छे से चीजें सिखा पा रहा हूँ। ओके, तो इसका पहला निष्कर्ष है, मनोज राजनीतिज्ञ। अरे भाई इसे उड़ाओ रे, राजनीतिज्ञ कहाँ है? वो तो अधिवक्ता है, इसमें राजनीतिक की तो बात ही नहीं हुई। इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 1 तो गलत हो गया। अब नेक्स्ट निष्कर्ष कहता है कि कुछ अधिवक्ता कड़ी मेहनत नहीं करते। ठीक है, अभी मैंने पीछे जब स्टार्टिंग में रूल्स बताए थे उसमें कुछ वर्ड थे, तो उसमें अधिकांश तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन आप यहां देखो अधिकांश का मतलब क्या है। ये जो अधिकांश का मतलब है, इसका मतलब है ज्यादातर, यानी ज्यादातर लोग परिश्रमी है, अधिवक्ता परिश्रमी है ना? तो इसका मतलब कुछ लोग ऐसे भी होंगे वो अधिवक्ता है लेकिन परिश्रम नहीं करते, क्योंकि अधिकांश ही तो करते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे जो अधिवक्ता है लेकिन परिश्रमी नहीं है। तो वही तो वो बोल रहा है कि कुछ अधिवक्ता कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि अधिकांश करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। इसका मतलब ये निष्कर्ष सही हो गया। आप देखना ये कुछ वाला वर्ड जो है मैंने पीछे रूल्स में लिखा रखा है। समझ में आया? इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 2 हमारा सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। इसमें कथन है, केवल अच्छे आदमी ही समय पर मरते हैं। केवल अच्छे आदमी ही समय पर मरते हैं। ठीक है, निष्कर्ष हमारा कहता है 1 कोई भी अच्छे लोग बूढ़े होने तक जीवित नहीं रहते हैं। अरे इससे तो डायरेक्ट खत्म हो रहा है, कोई भी अच्छे लोग बूढ़े होने तक जीवित नहीं रहते हैं। इसमें कहां बोला है कि बूढ़े होने तक मरना है कि जीना है? खामा खाई, इसका मतलब ये तो वैसे ही कट गया। नेक्स्ट देख लो, बूढ़ा होने तक, अब देख फिर बूढ़ा आ गया। अरे भाई इसमें बूढ़े होने की बात ही नहीं कि कोई जवान में मर रहा है कि कोई जवानी में इसमें बूढ़े और जवानी की तो बात ही नहीं हुई ना भाई। इसमें मेरे से सिंपल बोला है कि केवल अच्छे आदमी समय पर मरते हैं, बूढ़ा होने तक जीवित रहने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है। खत्म, यानी दोनों निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। समझ में आ गया? दोनों सीधे सीधे दिख रहे हैं, पागल समझे हो? ये निष्कर्ष नंबर 2 है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 यूपी पुलिस एसआई में पूछा गया 2021 के एग्जाम में। कथन क्या कहता है, अगले दशक के भीतर कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करना है, नई सरकार की नीति का लक्ष्य है। तो ये आ गया सरकार की नीति।
यानी सरकार कह रही है कि कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करना है अगले दशक में। दशक का मतलब अगले 10 साल में। दशक मतलब 10 साल। ठीक है। निष्कर्ष हमारा पहला है, सरकार जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले सभी वाहनों पर तुरंत प्रतिबंध लगा देगी। देखो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऊपर वाले कथन में कहीं कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है कि कुछ प्रतिबंध लगाना है या क्या करना है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया भाई साहब। अब निष्कर्ष नंबर 2 चल लो, सरकार कोयले से चलने वाले सभी बिजली संयंत्रों को बंद कर देगी। बताओ ये भी कहीं दिया गया है क्या? तो ये भी गलत हो गया भैया। कुछ है इसमें बिजली संयंत्रों का कुछ दिया गया है क्या? नहीं। समझ रहे हो, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है। अब देख लो, अगर आपने चीजें अच्छे से समझ ली तो आप सेकंडों में आंसर निकाल लोगे, नहीं तो हम वहां सोचते रह जाना और उसके बाद गलत टिक करिए यो। ठीक है, तो इसमें निकलेगा आंसर नहीं तो 1 नहीं तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो एसएससी जीडी 2020 में आया है। कथन कहता है कि समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका इसे हल करना है। चलिए निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। यदि आप किसी समस्या का सामना नहीं करेंगे तो आपका जीवन नीरस हो जाएगा। भाई इसमें ऐसा बोला है क्या कि अगर आपने समस्या का समाधान नहीं करा या सामना नहीं करोगे तो आपका जीवन नीरस हो जाएगा, मतलब कोई मतलब नहीं रह जाता जीवन का? अरे भाई फालतू दिमाग नहीं लगाना, जब ऐसा नहीं बोला तो ये गलत हो गया ना। नेक्स्ट देखो, समस्याओं से बचने के लिए आपके पास हमेशा कुछ समाधान होने चाहिए। देखो अब यही तो बोल रहे हैं, समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका इसे हल करना है। हल मतलब इसका समाधान। तो हमारे पास समस्याओं से बचने के लिए आपके पास हमेशा कुछ समाधान होने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 2 हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो एसएससी एमटीएस 2021 में आया है। हमारा कथन है कि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः वनों पर निर्भर करती है। ठीक है, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पेड़ों का संरक्षण किया जाना चाहिए। अच्छा देखो, अर्थव्यवस्था की भी बात हुई है, पेड़ों की भी बात हुई है, इसका मतलब ये हो सकता है। अभी रुक जाओ, नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले भारत अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केवल बनो, देखो केवल जैसे आया तुरंत देखना है, गलत हो गया, खत्म। पीछे लिखवाया रूल में तो ये तो निकलेगा ही नहीं। अब पहले वाला सोच लेते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः वनों पर निर्भर है। हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पेड़ों का संरक्षण किया जाना चाहिए। एक बात बताओ, जब अर्थव्यवस्था पेड़ों पर निर्भर है, वनों पर, तो उनका संरक्षण होगा तो बेहतर अर्थव्यवस्था तो होगी या नहीं होगी? इसका मतलब तो डायरेक्ट निकल रहा है। तो हमारा निष्कर्ष नंबर 1 सही है और निष्कर्ष नंबर 2 गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कथन है, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह सरकार गरीब किसानों और कृषकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ठीक है, कोई योजना निकाली या निकालने वाली है सरकार, तो वो क्या सोच रही है कि सभी को फायदा हो, किसानों और कृषकों को। ठीक है, इससे तो स्टेटमेंट यही निकल रहा है। तो निष्कर्ष नंबर 1 क्या है कि गरीब किसानों और खेती हर किसानों को छोड़कर अन्य सभी को विकास के लाभ का लाभ मिला है। ठीक है, इसका निष्कर्ष का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि गरीब किसानों और खेतीहर किसानों को छोड़ दिया गया पहले जितनी भी योजनाएं निकली हैं, और अन्य बाकी सभी को विकास का लाभ दिया गया है। भाई ऐसा हुआ है क्या? ऐसी कोई योजना लाती है सरकार कि जिससे किसानों और खेतीहरों को छोड़ दो और बाकी सबको फायदा पहुंच जाए? नहीं ना। इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष तो गलत हो गया। अब निष्कर्ष नंबर 2, किसानों के उत्थान के पूर्व में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। इससे कुछ मतलब निकल रहा है, इसमें हमें बताया गया कोई पास्ट के बारे में, तो ये चीज तो पास्ट की हो गई ना भाई। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पास्ट और फ्यूचर हमेशा गलत होंगे। हमें कोई अनुमान ही नहीं लगाना है, ना हमें सोचना है कि किया गया था कि नहीं किया गया। हमें नहीं सोचना है कि किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। समझ गए? इसका मतलब दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हैं, तो न तो 1 न तो 2 सही है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कथन कहता है कि कंपनी एक्स के पास गुणवत्ता और आधुनिकीकरण के साथ कैमरे बनाने का रिकॉर्ड है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खराब मौसम के बावजूद आपका एक भी शॉट नहीं खोए। इसका मतलब है कंपनी एक्स, इसका मतलब है कि कंपनी एक्स के पास जो है गुणवत्ता और आधुनिकीकरण का साथ कैमरा है, और वो कैमरे ऐसे बनाते हैं कि अगर खराब मौसम में भी फोटो लें तो फोटो अच्छी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, कैमरा इंडस्ट्री में किसी दूसरी कंपनी की कोई पहचान नहीं है। ठीक है, इस पूरे कथन में कहीं ऐसा बोला गया है कि दूसरी कंपनी खराब है या उसकी कोई पहचान नहीं है? नहीं ना, इसका मतलब ये तो वैसे ही गलत हो गया। और निष्कर्ष नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि कैमरा एक्स
का इस्तेमाल कर कोई भी आम आदमी अच्छी तस्वीरें ले सकता है। इसमें कहीं ऐसा बोला गया कि कोई भी तस्वीर ले सकता है उस कैमरे से? इसमें बोला गया है कि आधुनिकीकरण और गुणवत्ता के साथ वो कैमरा बनाते हैं, हाँ। और वो कैमरा ऐसा होता है कि खराब मौसम, बारिश वारिश भी पड़ जाए तो आपका फोटो खराब ना हो, फोटो लिया जा सकता है। लेकिन इसमें ऐसा थोड़ी बोला है कि कोई भी आके तस्वीर खींच लेगा। हो सकता है खींच ले, लेकिन मुझे बोला नहीं गया इसका मतलब मैं निकालूंगा नहीं ये एक्स्ट्रा निष्कर्ष, मैं सोचूंगा ही नहीं कि अपनी धारणा नहीं बनाऊंगा कि ऐसा कोई भी तस्वीर लेगा तो निकाल लेगा। समझ में आया? तो जो चीज दी गई सिर्फ उसी से निष्कर्ष निकालना है। तो इसमें भी बनेगा आंसर नहीं तो 1 नहीं तो 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये थोड़ा अलग टाइप है क्योंकि इसमें एक कथन और दो कथन, यानी हमारे पास 2 कथन दिए गए हैं जो कि यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। हो सकता है हमें 3-3 कथन दिए जाएं, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है। जो चीजें आपको सिखाई जा रही हैं वो आप इंप्लीमेंट करते चले। तो कथन नंबर 1 क्या कहता है कि कई व्यवसायिक कार्यालयों 2 से 8 मंजिल वाली इमारत में स्थित है। इसका मतलब है जितने भी कार्यालय हैं वो 2 से 8 मंजिल वाली इमारतों में है, इससे नीचे वाली में नहीं है, ठीक है। और कथन नंबर 2 कहता है यदि किसी इमारत में 3 मंजिल से अधिक है तो उसमें लिफ्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुझे लिफ्ट लगाने के लिए 3 मंजिल से ज्यादा चाहिए, इसका मतलब 4 होनी चाहिए मिनिमम, तभी लिफ्ट लगेगी। 3 मंजिल से अधिक होनी चाहिए ना तो लिफ्ट लगेगी। तो निष्कर्ष नंबर 1 हमारा कहता है कि लिफ्ट द्वारा सभी मंजिलों पर पहुंचा जा सकता है। अभी तक हमें ये नहीं बताया कि गया है कि वो मंजिला जो इमारत है वो कितने मंजिल की है। सभी में तो 2 भी आ सकता है भाई, इसका मतलब 3 भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं दिया गया है ना कि वो कितने मंजिल की इमारत है। इसका मतलब ये निष्कर्ष तो नहीं निकल सकता कि सभी मंजिलों पर पहुंच सकते हैं लिफ्ट द्वारा। अगर एक बात बताओ, मैं बोलता हूँ कि 2 मंजिला इमारत है, अरे भाई इसमें तो लिफ्ट ही नहीं लगेगी ना भाई, इसमें तो लिफ्ट ही नहीं लगेगी ना, तो हम कहां से पहुंच जाएंगे लिफ्ट द्वारा? समझ गए? इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 1 तो गलत हो गया। निष्कर्ष नंबर हमारा 2 क्या कहता है कि केवल तीसरी, पहली बात तो जैसी केवल दिखा खत्म, आगे कुछ सोचना ही नहीं है। समझ गए? लेकिन फिर भी सोचना है तो सोच लो। चलो मैं गलत करवाता हूं, कैसे? केवल तीसरी मंजिल से ऊपर की मंजिलों पर लिफ्ट है, यानी तीसरी मंजिल से ऊपर की मंजिलों पर लिफ्ट है। हाँ, इस वाले स्टेटमेंट से यही लग रहा है और सही होना चाहिए, लेकिन इसने बोला केवल। एक बात मुझे बताओ, अगर तीसरी मंजिल किसी बिल्डिंग में है तो भाई साहब दूसरी और पहली मंजिल भी तो होगी और ग्राउंड फ्लोर भी होगा। इसका मतलब लिफ्ट ऐसा थोड़ी कि तीसरी मंजिल से स्टार्ट होगी। अगर लिफ्ट लगी तो 3 से अधिक मंजिलों वाली में लिफ्ट लगती है, तो लेकिन लगेगी तो नीचे से ना भाई साहब। तो केवल तीसरी मंजिल से ऊपर की मंजिलों पर लिफ्ट है, ये कहना गलत है, क्योंकि 3 मंजिले से ऊपर अगर इमारत है तो लिफ्ट तो लगेगी और वो तो नीचे से लगेगी ना। इसका मतलब ये हमारा निष्कर्ष गलत हो गया कि तीसरी मंजिल से ऊपर की मंजिलों पर लिफ्ट है। लिफ्ट अगर लगी तो लगेगी ग्राउंड फ्लोर से, यानी नीचे भी मंजिलों में लिफ्ट लगेगी। समझ गए? तो हमारा निष्कर्ष नंबर 3 है 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है। हाँ, इसमें तो सीधा बोला गया है कि 2 से 8 मंजिलों वाली इमारत में स्थित है और 3 मंजिल से अधिक वाली में लिफ्ट है। इसका मतलब हाँ 7वीं मंजिल पर लिफ्ट है। लिफ्ट तो एक, यानी ग्राउंड फ्लोर 1 2 3 4 5 6 7 सब पे है, लेकिन जब इसमें बोल दे 7वीं मंजिल पर, हाँ 7वीं पे है, इसका मतलब ये आंसर सही हो गया। तो निष्कर्ष नंबर 3 निकलता है, सिर्फ केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ये गलत हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कथन है जो भी विद्यार्थी विद्यालय में रहते हुए उचित व्यवहार नहीं करता वह अपना तथा विद्यालय का नाम खराब करता है। निष्कर्ष नंबर 1 कहता है ऐसे छात्रों को स्कूल से निकाल देना चाहिए। अरे भाई ऐसा बोला है क्या? क्यों दिमाग लगाना है? इसमें बोला है कि अगर जो व्यवहार नहीं करेगा उसे स्कूल से निकाल देंगे, नहीं ना। निष्कर्ष नंबर 2 क्या बोलता है? विद्यालय में रहने के दौरान ही उसे सुधार लिया जाए। विद्यालय में रहने के दौरान ही उसे सुधार लिया जाए। इसमें कहीं बोला है कि सुधार, हम सुधारेंगे कि क्या करेंगे? नहीं ना। कुछ चीजें बोली है तो सीधे सीधे स्टेटमेंट और सीधे सीधे निकाल रहे हैं निष्कर्ष, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। इसमें कुछ ऐसा थोड़ी बोला गया कि हम सुधारेंगे कि नहीं सुधारेंगे, तो अपना दिमाग नहीं लगाना है कि वो बिगड़ा हुआ है तो हम सुधार लेंगे। तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कथन 1 कोई भी देश इन दिनों पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। पहले तो तुम्हें आत्मनिर्भर का मतलब होना चाहिए। आत्मनिर्भर मतलब हम किसी दूसरे देश से कुछ चीजें नहीं मंगा रहे हैं, किसी से कुछ नहीं ले रहे हैं, हम सारी चीजें अपने आप बना रहे हैं और अपना आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर। निष्कर्ष नंबर 1 क्या है कि किसी देश द्वारा अपनी सभी आवश्यकताओं का विकास और उत्पादन करना असंभव है। हाँ सही है। क्यों? क्योंकि इस कथन में वर्डिंग दी गई है कोई भी देश,
इसका मतलब एक भी देश ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो और अपनी आवश्यकताओं की चीजें बनाता हो और उत्पादन करता हो उसका। समझ गए? यही तो चीज बोल रहा है। तो इसमें यही तो बोला है, किसी देश द्वारा अपनी सभी आवश्यकताओं का विकास और उत्पादन करना असंभव है, क्योंकि उसमें कथन में बोला गया है कि कोई भी देश है जो आत्मनिर्भर नहीं है। इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 1 हमारा सही है। निष्कर्ष नंबर 2 क्या कहता है? सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए। अरे खत्म करो रे, ऐसा कहीं बोला गया है क्या? इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमें कथन दिया गया वो है कि गुणवत्ता का मूल्य टैग है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। ठीक है, तो निष्कर्ष हमारा है भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्द ही सुधार होगा। इस वाले स्टेटमेंट से और इस वाले स्टेटमेंट को देखो जरा। गुणवत्ता का मूल्य टैग है का मतलब होता है क्वालिटी हैज प्राइस टैग, मतलब क्वालिटी हैज प्राइस टैग, मतलब क्वालिटी का प्राइस टैग है। ओके, अब इसमें जो अगली लाइन में कथन दिया गया है कि भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या तुम कुछ सोच सकते हो आगे जाके? अब एक चीज बताओ, ये स्टेटमेंट क्या है? भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्द ही सुधार होगा। भाई ये किस चीज की बात हो गई? ये तो फटूरे की बात हो गई, मतलब फ्यूचर की बात हो गई ना। तो फ्यूचर की बात कुछ भी हो तो वो तो गलत ही निकलेगी। मैं पहले बता चुका हूं जो मैंने रूल्स पढ़ाए हैं। समझ गए? इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 1 जो है वो हमारा गलत है। तो निष्कर्ष नंबर 2 की बात अगर करेंगे तो अकेले निधि, निधि मतलब पैसा, से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सकती है, ऐसा कहीं बोला है नहीं, तो ये भी गलत। इसका मतलब हमारे दोनों निष्कर्ष जो है वो गलत हैं, नहीं तो एक नहीं तो दो। ठीक है, कुछ दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कथन नंबर 1 कहता है कि एक्स द्वारा लिखित सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। देखो इसमें वर्ड जैसे आते हैं ना, सभी, कुछ, केवल, ये, तो यानी सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें। ठीक है, सभी। अगली लाइन में कथन बोला गया है कि उनकी कुछ पुस्तकें, इन सभी पुस्तकों में से कुछ पुस्तकें एबीसी प्रकाशन कंपनी द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। इसका मतलब क्या है? बाकी की कुछ पुस्तकें कोई और कंपनी, वाई कंपनी होगी जो प्रकाशित करती होगी। समझ में आया? हाँ, तो निष्कर्ष नंबर 1 क्या कहता है? एबीसी प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है। एक बात बताओ, इसमें कुछ ऐसा बोला है कि एबीसी जो है वो केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है? बोलो, वो तो बाकी की पुस्तकें भी प्रकाशित करती होंगी ना। इसमें कहां से पता लग रहा है हमारे स्टेटमेंट से कि ये केवल पाठ्य पुस्तक करती हैं? लेकिन हाँ, एक्स द्वारा केवल पुस्तकें लिखी जाती हैं, वो पाठ्य पुस्तक है, और इसमें से कुछ पुस्तकें एबीसी छापता है। समझ रहे हो? इसका मतलब जो एबीसी प्रकाशन है वो केवल और केवल पाठ्य पुस्तक को प्रकाशित नहीं करता है। और वैसे भी इसमें जैसे ही केवल दिखा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। स्टार्टिंग वाले रूल देखो, उसमें केवल लिखा है। समझ रहे हो? तो निष्कर्ष नंबर 2 पर जैसे हम पहुंचते हैं, क्या लिखा है? एक्स द्वारा लिखित कुछ पाठ्य पुस्तक एबीसी प्रकाशन की कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की जाती है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें बोला गया कि उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी प्रकाशन करता है। हाँ, एक्स द्वारा लिखित कुछ पाठ्य पुस्तक एबीसी प्रकाशन कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशक, यही तो मैं बोला था कि कुछ पुस्तकें वाई द्वारा प्रकाशित की जाती होंगी। समझ रहे? इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 2 सही है। निष्कर्ष नंबर 3 पर पहुंचते हैं, तो बोलता है कि एबीसी प्रकाशन कंपनी एक्स द्वारा लिखित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों, देखो ये ध्यान रखो जरा, कुछ जैसे दिखा, को प्रकाशित करती है। हाँ, मैं इतना तो मुझे कथन में दिया गया है कि उसके कुछ पुस्तकें एबीसी प्रकाशन कंपनी द्वारा प्रकाशित की जाती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी महत्वपूर्ण है, कौन सी नहीं है, उसका डिसीजन कौन करेगा? मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स को ऐसे थोड़ी बोला गया कि मिस्टर एक्स अपनी जितने भी इंपॉर्टेंट वाले सिद्धांतों की बुक है, महत्वपूर्ण सिद्धांतों वाली जो बुक है, वो कंपनी एबीसी को देता है प्रकाशन के लिए, नहीं बोला गया है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि कौन सी पुस्तकें छापनी है, कौन सी नहीं छापनी है, वो तो एक्स डिसाइड करेगा ना। इसमें कुछ बोला थोड़ी गया है कि एबीसी को महत्वपूर्ण ही दी जाएंगी छापने के लिए, नहीं ना। इसका मतलब केवल निष्कर्ष 2 हमारा सही है, बाकी के गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कथन 1 कहता है कि कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। जितने भी, देखो वर्डिंग पे ध्यान देगा, सभी छात्र, इसका मतलब जितने भी है ना क्लास में, सब के सब तेज हैं। और मिस्टर एक्स जो है वो तीव्र बुद्धि का नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है तो भाई इस वाली क्लास में एक्स तो नहीं बैठा है, एक्स तो किसी और क्लास का है, क्योंकि इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं ये सब तेज हैं, और एक्स तेज नहीं है, इसका मतलब ये इस क्लास का नहीं है। ओके, निष्कर्ष 1 क्या कहता है? कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है। अरे भाई, उसने बोला कि सभी के सभी छात्र तीव्र बुद्धि के, तुम कह रहे हो नहीं है, कुछ है।
हट गलत बोल रहा है। निष्कर्ष नंबर 2 क्या कहता है कि एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अरे हाँ ठीक है भाई, एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए क्योंकि वो तीव्र बुद्धि का नहीं है, लेकिन मैं ऐसा अजम्पशन क्यों लगाऊं? मुझे इन कथन से थोड़ी पता लग रहा है कि वो कड़ी मेहनत कर रहा है या उसे करनी चाहिए। नहीं, ये तो मेरा एक अनुमान है कि उसे करनी चाहिए, और अच्छी बात है, ऐसे करनी चाहिए, लेकिन हम प्रैक्टिकली नहीं जाएंगे, रियल लाइफ से कोई क्वेश्चन हम नहीं उठाएंगे, हम सिर्फ कथन पर डिपेंड है कि हम कथन से ही निष्कर्ष निकालें। ठीक है, निष्कर्ष नंबर हमारा 3 कहता है एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। हाँ, एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है क्योंकि एक्स कमजोर है और उस कक्षा में सभी छात्र तेज हैं। इसका मतलब एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। हाँ, ये सही है। इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 3 हमारा सही है, बाकी के गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 यूपी पुलिस में आया 28 जनवरी वाली शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में। कथन नंबर 1 कहता है प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए। ओके। कथन नंबर 2 कहता है आपातकाल के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह, संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए आपातकाल के मामले में। ठीक है, आपातकाल के मामले में, यानी निष्कर्ष नंबर 1 क्या कहता है, रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके समूह का उल्लेख नहीं किया गया। भाई उसने ऐसा बोला है कि उसे खून नहीं चढ़ेगा, कि उसके कार्ड में समूह लिखा जाना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा नहीं, तो डायरेक्ट गलत हो गया ये तो। निष्कर्ष नंबर 2 हमारा क्या बोलता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फोन नंबर नहीं भूलना चाहिए। भाई इसमें फोन नंबर की बात करिए कि पहचान पत्र की बात करिए, और फोन नंबर का तो भूलने उलने का कुछ बात ही नहीं की गई, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत, निष्कर्ष नंबर 2 भी गलत हो गया। निष्कर्ष नंबर 3 क्या कहता है, यदि चोट घातक है तो पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता होती है। अब एक बात बताओ, आपातकाल के मामला मतलब कुछ गंभीर समस्या, अब उस गंभीर समस्या के लिए मुझे कार्ड में रक्त समूह, संपर्क और टेलीफोन नंबर का ये सब चीजें उल्लेखित होनी चाहिए, तो इसका मतलब है आपातकाल में पुलिस को जरूरत पड़ेगी उसकी। हाँ, तो इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 3 हमारा सही कहता है कि ये जो जानकारी है वो क्यों, क्योंकि पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। समझ, निष्कर्ष नंबर 3 हमारा सही है, 3 निष्कर्ष नंबर हमारा 3 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कथन कहता है कि कंपनी एबीसी ने निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पादों का विपणन किया। मतलब उसने एक नारा लगाया कि आगे बढ़ें, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। ठीक है, निष्कर्ष नंबर 1 क्या कहता है, उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी। भाई इसमें ऐसा बोला है कि उत्पाद की कीमत अधिक होगी? नहीं, कथन में बोला गया है कि कीमत और गुणवत्ता, यानी कीमत भी कम हो और गुणवत्ता भी ठीक हो तो उसको प्राथमिकता दी जाए और इसे खरीद लें। कीमत जरूर अधिक होगी ये कुछ बोला गया, इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 1 गलत। निष्कर्ष नंबर 2 क्या कहता है कि उत्पाद की गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, यानी ये निष्कर्ष हमारा निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कोई नारा हो, कोई योजना हो, कोई नीति हो, कोई पॉलिसी आ रही हो, तो इसका मतलब है, या कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हो यानी विज्ञापन, तो वो क्यों सोच के करता है, ताकि उसका सामान बिके। समझ गए? तो इसमें यही तो बोला गया, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है, आपको सामान भी सस्ता चाहिए और वस्तु भी अच्छी चाहिए, तो आपकी अगर ये प्राथमिकता है तो इसे खरीद लें। इसका मतलब हाँ, उसकी गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी। निष्कर्ष नंबर 2 निकलता है, बाकी के गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है कि कथन नंबर 1 भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। कथन नंबर 2 कहता है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है वो राष्ट्रीय संपत्ति है। ठीक है, हाँ, तो निष्कर्ष नंबर 1 कहता है भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है। दो कथन कभी भी मिक्स नहीं करने हैं जब तक हमें पूरी इंफॉर्मेशन ना दी गई। इसमें कहीं बोला गया है कि भारतीय संग्रहालय जो है वो राष्ट्रीय संपत्ति है? बताओ, बोला गया है क्या? नहीं ना। हमें तो भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी यहाँ, और विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में बताया गया है कि वो राष्ट्रीय संपत्ति है। मुझे नहीं पता दुनियादारी की और संपत्ति है या नहीं है, मैं कथन से चलूंगा। हो सकता है सारे संग्रहालय संपत्ति हो, लेकिन मुझे नहीं बोला गया, इसका मतलब ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा भाई साहब। समझ गए? अब निष्कर्ष नंबर 2 पे पहुंचते हैं। तो राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति की रक्षा केंद्र सरकार करती है। इस पूरे कथन में मुझे कहीं बोला गया है कि राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति की रक्षा केंद्र सरकार करेगी? उसने तो बोला है कि भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा करेंगे, बाकी की किसी की सुरक्षा नहीं करेंगे हम। भले से करती हो, लेकिन हमें जो कथन में दिया गया है हम तो उसी के हिसाब से चलेंगे। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष भी गलत हो गया अपना। तो इसका आंसर हो गया ने तो 1 ने तो 2। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कथन नंबर 1
पिछले 10 वर्षों में छात्रों पर दबाव करने के लिए अध्यायों को कम किया गया है। इसका मतलब पाठ्यक्रम कम हो गया, ठीक है। कथन नंबर 2 है, किसी छात्र के जीवन से निराशा और उदासी यानी डिप्रेशन को खत्म करने के तरीकों में से एक तरीका है पाठ्यक्रम को कम करना। देखो अब ये दोनों रिलेट हो गए, क्योंकि पाठ्यक्रम कम करा गया है तो क्यों करा गया है, ताकि निराशा उदासी डिप्रेशन खत्म हो जाए। तो निष्कर्ष नंबर 1 क्या कहता है कि आजकल छात्र खुश हैं और पढ़ाई के प्रति सचेत नहीं है। ये तो देखो सीधा सीधा गलत हो गया भाई। इसमें कुछ बोला है कि पाठ्यक्रम कम करने से आजकल छात्र खुश हैं, पढ़ाई के प्रति सचेत नहीं है, कुछ बोला गया है? नहीं। इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 1 तो गलत है। निष्कर्ष 2 हमारा क्या कहता है कि विशाल पाठ्यक्रम का बोझ स्कूली छात्रों में उच्च रक्तचाप का, यानी इसे देखो जरा वर्ड को, का एक मुख्य कारण है। तो ये जो कथन दिया गया है इस वाले से तो हमारा ये निष्कर्ष डायरेक्ट रिलेट कर रहा है कि हाँ उच्च रक्तचाप, निराशा, उदासी ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं अगर यदि पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए। इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 2 तो हमारा सही है। ये निष्कर्ष तो हमारा निकल रहा है, तो आंसर क्या हो गया? निष्कर्ष नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कथन है केवल विज्ञान के छात्रों को सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति है, विज्ञान के छात्रों के अलावा किसी को भी अनुमति नहीं है। ठीक है, ये तो सीधा सीधा है। निष्कर्ष नंबर 1 कहता है सम्मेलन में उपस्थित सभी छात्र विज्ञान के छात्र हैं, हाँ, क्योंकि विज्ञान के छात्रों के ही अनुमति है। हमारा निष्कर्ष नंबर 2 कहता है कि जिनका विषय विज्ञान नहीं है उन्हें सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं है, हाँ ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जिसके पास विज्ञान नहीं है वो सम्मेलन में भाग नहीं ले सकता है। समझ गए? ये तो आसान था, क्या दोनों ऑप्शन निकलेंगे, इसके चौथा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। कथन कहता है कि अधिकांश भारतीय टेलीविजन शो की कहानी एक जैसी होती है। तो जब भी कथन में ऐसे कुछ वर्ड मिले, इससे पिछले एक में हो रहा था अधिकांश, तो उस पर ध्यान रखना जरा। निष्कर्ष नंबर 1 कहता है कि अधिकांश, यहाँ भी अधिकांश आ गया। भारतीय दर्शकों को शायद, शायद भी लिखो, ऐसे शो पसंद है। एक बात बताओ, अधिकांश भारतीय दर्शकों को ऐसे शो पसंद है, हाँ ये सही है। तभी तो अधिकांश भारतीय टेलीविजन शो की कहानी एक जैसी है, क्योंकि लोग उसे पसंद कर रहे हैं। समझ गए? इसका मतलब ये निष्कर्ष सही है। अगर यहाँ में लिखता है ना कि सभी भारतीय दर्शकों को शायद ऐसे शो पसंद हो, तो गलत हो जाता। सभी को नहीं, अधिकांश को, क्योंकि बोला भी गया अधिकांश को। समझ गए? निष्कर्ष नंबर 2 हमारा कहता है टेलीविजन एक्टर्स को एक जैसी स्टोरी लाइन वाले शो में ज्यादा भुगतान किया जाता है। देखो ये नहीं बोला गया हमें कि किसको कितने रुपए मिल रहे हैं। इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 2 हमारा गलत है, निष्कर्ष नंबर 1 सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। कथन है हाल के शोध में कहा गया है कि विशिष्ट प्रकार की आवृत्तियों को सुनने से मानव मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह उपचार में सहायता करता है। हमें निष्कर्ष दिए गए। निष्कर्ष नंबर 1, मानव मस्तिष्क संगीत को प्रतिक्रिया देता है। इसमें कहीं बोला गया है कि संगीत को प्रतिक्रिया देता है? पूरे कथन में कहीं बोला गया है कि मानव संगीत से कुछ प्रतिक्रिया आती है? नहीं। इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है। निष्कर्ष नंबर 2 क्या कहता है कि कुछ आवृत्तियों का उपयोग मानव शरीर में रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। हाँ, ये तो सीधा सीधा बोल भी रहा है कि आवृत्तियों को सुनने से मानव मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये उपचार में सहायक है। यही तो वो बोल रहा है कि कुछ आवृत्तियों का उपयोग मानव शरीर में रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। हाँ, इसका मतलब निष्कर्ष नंबर 2 हमारा सही है। तो आंसर नंबर हमारा 4th, निष्कर्ष नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कथन है हमारे पास प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार गरीब किसानों के उत्थान के लिए ठोस प्रयास करेगी और उनके लिए वार्षिक पेंशन की घोषणा करेगी। निष्कर्ष नंबर 1 हमारा दिया गया है कि सरकार समझती है कि गरीब किसानों की स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल सही। ये निष्कर्ष इस स्टेटमेंट से बिल्कुल सही निकल रहा है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार गरीब किसानों के उत्थान के लिए ठोस प्रयास करेगी और उनके लिए वार्षिक पेंशन की घोषणा करेगी। तो इस वाले स्टेटमेंट से तो ये सीधा सीधा निकल रहा है कि गरीब किसानों की स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी तो सरकार बोल रही है। हाँ, इसका मतलब स्टेटमेंट तो ये निष्कर्ष सही है। तो निष्कर्ष नंबर 2 हमारा कहता है समाज के अन्य वर्गों के लिए किन्हीं लाभों की घोषणा नहीं की गई, ऐसा कुछ बोला है? हमें दिया गया है क्या इसमें कि हम किसी और अन्य समाज के लिए नहीं बोलेंगे, कि नहीं करेंगे घोषणा किसी चीज की? जब तक हमारे किसी बारे में चीज नहीं बोली गई, हम अपने आप अजम्पशन नहीं लगाएंगे, अपना दिमाग नहीं दौड़ाएंगे। समझ गए? इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन यानी आंसर है पहला, क्योंकि केवल निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 गलत है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीजें पूछी गई हैं, बोली गई हैं जो हमारे कथन से बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं। इसलिए निष्कर्ष नंबर 2 गलत है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। कथन है पहला, चाय हरी है, कॉफी भूरी है और दूध सफेद है। ठीक है,
आधे से अधिक शहर चाय पसंद करता है। जो लोग सफेद पसंद करते हैं उन्हें हरा पसंद नहीं है, और कुछ लोग जो भूरा पसंद करते हैं उन्हें सफेद पसंद नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है? पहला, शहर में हरा अधिक लोकप्रिय है। देखो, कथन दिया गया था कि चाय हरी है, कॉफी भूरी है और दूध सफेद है, और आधे से अधिक शहर चाय पसंद करता है। आधे से अधिक चाय पसंद करता है और चाय हरी है, इसका मतलब शहर में हरा अधिक लोकप्रिय है। हाँ, निष्कर्ष नंबर पहला हमारा बिल्कुल सही निकलता है। निष्कर्ष नंबर 2 कहता है कि कम से कम एक कॉफी पीने वाला जो चाय पसंद नहीं करता है। ऐसा कुछ बोला गया है कि क्या इसमें कुछ ऐसा बोला गया है कि जो एक कॉफी पीने वाला है कम से कम वो चाय पसंद नहीं करता है? नहीं, इसका मतलब ये गलत है। समझ गए? इसका मतलब हमारा आंसर है ए, निष्कर्ष नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है कथन, माना जाता है कि सामवेद 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। निष्कर्ष हमारा 1 दिया गया है कि सामवेद इतिहास के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। देखो वर्डिंग देखो, ग्रंथों में से एक है, ना कि सबसे बड़ा ग्रंथ है, यानी सबसे पुराना ग्रंथ। हो सकता है सबसे पुराना कुछ हो, लेकिन हाँ इतना तो है कि इतिहास का तो है। 200 ईसा पूर्व का मतलब काफी पुराना है, तो हाँ पुरानों में से एक है। जितने भी हमारे पास पुराने ग्रंथ है उनमें से एक सामवेद है, क्योंकि काफी पुराना है। समझ गए? अगर ये बोलता है कि सामवेद इतिहास का सबसे पुराना ग्रंथ है तो वो गलत हो जाता, जो कि अगला निष्कर्ष दिया गया है। सबसे पुराना ग्रंथ नहीं है, लेकिन सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। हाँ, समझ गए? इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर जो हमारा निष्कर्ष नंबर 1 है वो सही है, दूसरा गलत है। ओके, नेक्स्ट। तो इस टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन दिनों बढ़ती जनसंख्या, इन दिनों, ये देखो वर्डिंग पे ध्यान दिया करो, इन दिनों बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते कचरे को देखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है। निष्कर्ष नंबर 1 हमारा कहता है अपशिष्ट प्रबंधन पहले हमारे देश की प्रमुख चिंता नहीं थी। हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इन दिनों बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते कचरे को देखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है। पहले यह चिंता नहीं थी, लेकिन अब क्यों है? क्योंकि इन दिनों बढ़ रही है जनसंख्या और बढ़ रहे हैं कचरा। समझ गए? तो इसलिए स्टेटमेंट निष्कर्ष नंबर हमारा पहला सही है। निष्कर्ष नंबर 2 क्या कहता है? अपशिष्ट प्रबंधन के अलावा हमारे देश में इन दिनों अन्य प्रमुख चिंताएं भी हो सकती हैं। हाँ, क्योंकि इसने बोला है महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है, इसका मतलब इन चिंताओं में से एक तो अपशिष्ट प्रबंधन की है, बाकी और भी चिंताएं हो सकती हैं। इसका मतलब है इस स्टेटमेंट से डायरेक्ट ये निष्कर्ष निकल रहा है कि अपशिष्ट प्रबंधन के अलावा हाँ हमारे देश में इन दिनों अन्य प्रमुख चिंताएं भी हो सकती हैं। बिल्कुल, इस वाले देखो में से एक है, इसका मतलब और भी चिंताएं। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी और थोड़ा सा आपको समझ आया होगा कि हमें क्या क्या चीज नोटिस कर लेनी चाहिए इन क्वेश्चन को करते हुए। देखो मेन चीज मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन सीखने का तरीका यही है कि जो कथन दिया गया है उसके वर्डिंग पे ध्यान दिया जाए और जो निष्कर्ष दिया गया है उसकी वर्डिंग पे भी ध्यान दिया जाए। अपनी तरफ से कोई अजम्पशन, कोई धारणा नहीं बनानी है कि ऐसा था, ऐसा है। नहीं, जो चीज हमें दी गई है सिर्फ हमें वही सोचना है, एक्स्ट्रा कुछ चीजें नहीं सोचनी है। इस टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज एनहेंस हो जाएगी इन क्वेश्चन को करने की, तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे पेपर में। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और फिर दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एक पीडीएफ में ऐसी दूंगा जिसमें मैंने लिख के आंसर दिए हैं और एक पीडीएफ में इसकी फ्रेश दे दूंगा ताकि आप दोबारा प्रैक्टिस से आंसर लगा सकें और पिछली पीडीएफ से मैच करा सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी पार्ट 2, जो कि होगी कथन और अनुमान पर। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, आपको लगा है कि हाँ मुझे थोड़ा भी इस क्लास से फायदा हुआ है, तो आप प्लीज चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। कमेंट में जरूर लिखें कि आपके कितने में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ताकि मुझे पता लग सके कि मैंने कितनी मेहनत की और आपने समझने में कितनी मेहनत की है, ताकि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होगा कि आप अगर कमेंट में लिख के देंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे और कितने गलत हुए थे, और जो गलत हुए हैं उसे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें। क्लास अगर दोबारा देखनी पड़े तो क्लास दोबारा दोगुनी स्पीड पे देख लें, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम पे ले लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कथन और अनुमान के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।